आज हम करते हैं +1 का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड, ये है लेक्चर 3। इसमें से अभी तक हमने सिस्टमेटिक स्टडी किया था, उसमें डिफरेंट जितनी भी हमारी टर्मिनोलॉजी आई थी उनको स्टडी किया था। इसमें आज हम बात करते हैं सिस्टमेटिक की, कि सिस्टमेटिक की स्टडी का बेस क्या था। तो उसके जो थे 4 बेस थे। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में क्या किया जाता है कि जो भी एनिमल है, जो भी स्पीसीज है, उसके जितने भी मॉर्फोलॉजिकल, उसकी मॉर्फोलॉजी या जितने भी अदर कैरेक्टर्स थे उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी जाती है। यानी जो भी स्पीसीज ली है उसके सभी कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स थे या जितने भी उसकी मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट डिस्क्राइब किया जाता है। जब भी कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के बाद उसमें आता है आइडेंटिफिकेशन। फिर उस स्पीसीज को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन जो है वो नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? ताकि हमें पता चल सके जो स्पीसीज है वो किसी रिलेटेड तो नहीं है किसी भी ग्रुप से। मतलब कोई भी हमने एनिमल का ग्रुप ले लिया, जब हम स्पीसीज को यहाँ पर उसके सारे करैक्टर को स्टडी करेंगे तो उसके बाद हम उस स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि वो ग्रुप किसी भी ग्रुप से रिलेटेड है या कोई अलग ही स्पीसीज है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई में हम क्या करते हैं, उस स्पीसीज को डिफरेंट टैक्सा के अंदर प्लेस कर देते हैं। यानी कि इस स्पीसीज की ये फैमिली है, ये इसका जीनस है, ये इसका ऑर्डर है, ये इसकी क्लास है, ये इसका फाइलम है, ये इसका किंगडम है। तो इस तरह से जब हम उसको प्लेस करते हैं, प्लेस करने के बाद हम उसको क्या देते हैं, एक नेम प्रोवाइड, नेम उसका डिटरमाइन करते हैं। नेम डिटरमाइन क्यों करते हैं? अब हम उसका ये देखते हैं कि वो स्पीसीज, अब हम नेम डिटरमाइन करने के लिए हम ये देखते हैं कि वो पुरानी स्पीसीज है या कोई न्यू स्पीसीज है। अगर मान लो वो कोई न्यू स्पीसीज है तो उसको क्या दिया जाएगा, न्यू नेम प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। जो टैक्सोनॉमी है वो उसको हम 2 उसमें करेंगे, पार्ट में डिवाइड। एक तो होती है क्लासिकल और एक होती है मॉडर्न। और इस मॉडर्न टैक्सोनॉमी को हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी को हम कहते हैं न्यू सिस्टेमैटिक। न्यू सिस्टेमैटिक का मतलब क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न सिस्टेमैटिक भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी की। इसमें हम क्या करते थे, हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर को लेते थे जिनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी उनके हम सिर्फ बाहर के कैरेक्टर को ही हम क्या कर सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे। उन कैरेक्टर को हम क्या करते थे, दूसरे इंडिविजुअल के साथ रिजेंबल करवाते थे, उसको क्या करते थे, उसका कंपैरिजन करवा देते थे। ये जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है ये प्लेटो के साथ ओरिजिन हुई थी। यानी प्लेटो ने सबसे पहले वर्क किया, उसके बाद एरिस्टोटल आए, थियोफेरेस्टस आए और लिनस तक ये टैक्सोनॉमी चली। इस टैक्सोनॉमी में क्या थे, जो स्पीसीज थी वो उनको डिलिमिट किया गया था। डिलिमिट का मतलब क्या है कि एक एरिया तक, एक लेवल तक उसको रोक दिया गया था। और वो रोकने की वजह क्या थी, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यानी स्पीसीज के थोड़े बहुत कैरेक्टर ही स्टडी किए जाते थे। यानी ऊपर आ चुका है कि किसके ऊपर बेस थी, ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यानी स्पीसीज के सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर को स्टडी किया जाता था जो सिर्फ क्या है, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। इसके बाद इनमें से कुछ कैरेक्टर को ही क्लासिफिकेशन के लिए लिया जाता था। मतलब कुछ कैरेक्टर को हमने स्टडी कर लिया, उसी के बेस पर हम उसको क्या करते थे, क्लासीफाई कर देते थे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। कुछ इंडिविजुअल या उनके जो प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन थे, मतलब ऐसे, मतलब कोई भी है, जैसे स्पेसिमेन बायो के लैब के अंदर देखे होंगे आपने, तो उन स्पेसिमेन को ही स्टडी किया जाता था, उनके कैरेक्टर को ही स्टडी किया जाता था। जो स्पीसीज थी, ये कहा जाता था कि जो स्पीसीज हैं वो स्टैटिक हैं। स्टैटिक का मतलब उन स्पीसीज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो स्पीसीज जैसे पहले थी एज इट इज वही रहेंगी। इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का
का मतलब क्या है, उनके अंदर कोई भी म्यूटेशन नहीं होगी। जो स्पीसीज थी उनको सेंटर स्टेज लिया गया था, यानी सिर्फ स्पीसीज को ही क्या किया जाता था, स्टडी किया जाता था, स्टडी के लिए स्पीसीज को ही लिया जाता था। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं मॉडर्न टेक्सोनोमी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो है टेक्सोनोमी वो है मॉडर्न टेक्सोनोमी, जिसको हम न्यू सिस्टेमेटिक भी बोलते हैं। जो मॉडर्न टेक्सोनोमी है या न्यू सिस्टेमेटिक है, इस टर्म को दिया था जूलियन हक्सले ने 1940 के अंदर। ये एक ऐसा सिस्टम होता है स्टडी करने का जिसके अंदर जितने भी करैक्टर हैं स्पीसीज के, उन सबको स्टडी किया जाता है। अब करैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं उसके अंदर, उसकी इकोलॉजी है, इसके अंदर जितने भी करैक्टर हैं एक स्पीसीज के नहीं, पूरी की पूरी उसकी पॉपुलेशन के, यानी कोई भी स्पीसीज है उसकी पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाता है। और उसके अंदर जितने भी उनके करैक्टर हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजी के हैं, चाहे वो उसकी इकोलॉजी है, चाहे वो उसकी बायोकेमिस्ट्री है, चाहे उसकी जेनेटिक्स है, उसकी डेवलपमेंट है, उसके अंदर जो वेरिएशन है, इन सब को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इन सब करैक्टर्स को स्टडी किया जाता है। इसमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन को किया जाता है, ना कि एक सिंगल स्पीसीज को। इसके अलावा स्पीसीज के अंदर जो भी वेरिएशन आती है, यानी एक स्पीसीज है उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई तो उस जनरेशन को भी क्या किया जाएगा, पुरानी स्पीसीज और नई स्पीसीज दोनों के बीच में जो भी वेरिएशन आई है उसको भी स्टडी किया जाएगा। अब देखो हमने जो भी हमने पीछे जो टेक्सोनोमी पढ़ी थी, यानी क्लासिकल टेक्सोनोमी जो पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था कि जो स्पीसीज हैं उसके करैक्टर को डिलिमिट कर दिया गया, यानी कुछ ही करैक्टर को स्टडी किया गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो स्पीसीज की डिलिमिटेशन है उसको हम क्या कर देते हैं, ओवरकम कर लेते हैं और उसके सारे के सारे जितने भी बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको अपना बेस बना लेते हैं स्टडी करने का। इसके अलावा ये जितने भी बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं स्पीसीज के, वो उसकी प्रिमिटिवनेस का मतलब कि कितनी पुरानी ये स्पीसीज हैं, या ये सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पहले आने वाली स्पीसीज है, उसके बारे में बताते हैं। और उसके अंदर जो भी एडवांसमेंट हुई है, यानी जितनी जो भी स्पीसीज है उसके एंसेस्टर को भी स्टडी कर लिया जाता है, उस स्पीसीज के एंसेस्टर को स्टडी किया जाता है। और एंसेस्टर से जो न्यू स्पीसीज बनी है, इस स्पीसीज में क्या आई है, न्यू स्पीसीज में एडवांसमेंट आ गई, उस एडवांसमेंट को भी क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जो मान लो दो स्पीसीज हैं उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप है उसको भी स्टडी किया जाता है। इसमें स्पीसीज को है डायनेमिक कहा जाता है। डायनेमिक का मतलब क्या है कि जो स्पीसीज हैं वो क्या करेंगी, हमेशा चेंज होती रहेंगी, यानी जो अब स्पीसीज है वो अपनी नई जनरेशन को प्रोड्यूस करेगी तो उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर दो टाइप के होते हैं इसमें है। नोमेनक्लेचर क्या होता है, जब हम किस स्पीसीज को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं तो ये दो टाइप का है, कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम की बात करते हैं। जो कॉमन नेम है इसको हम वर्नाकुलर नेम भी कहते हैं, इसको हम वर्नाकुलर नेम के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को कब दिया जाता है, किसी लैंग्वेज के अंदर दिया जाएगा या फिर किसी रीजन के अंदर दिया जाएगा वर्ल्ड के। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हम इंग्लिश में एक एनिमल को कुछ बोलते हैं, हिंदी में कुछ बोलेंगे, तमिल में कुछ बोलेंगे, संस्कृत में कुछ बोलेंगे, तो यानी एक एनिमल के क्या होंगे, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग एरिया में नेम हो जाएंगे। जो इसके अंदर इसके अलावा इसके अंदर मतलब उसके कुछ ऐसे करैक्टर को हम उसके कुछ ऐसे करैक्टर देखकर फिर उसको ये कॉमन नेम दिया जाता है। ये जो नेम होता है ये ब्रीफ होता है। और मान लो जो भी लोकल पॉपुलेशन है, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में किसी भी एनिमल को एक नाम दिया जाता है जो कॉमन होता है और हम लोग उस नेम से क्या होते हैं, फैमिलियर होते हैं। ये ईजियर टू प्रोनाउंस, यानी ये जो कॉमन नेम है ये क्या है, ईजियर है प्रोनाउंस के करने में, बोलने में ये ईजियर होते हैं। लेकिन ये जो नेम है ये किसके द्वारा, जो बायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो इन नेम को कॉमन नेम को यूज नहीं करते।
अब इसके रीजन क्या है कि वो कॉमन नेम को क्यों नहीं स्टडी करते, तो इसके रीजन मैं अभी बताऊंगी, आप इसको इतने नोट डाउन कर ले। मैंने बताया था कि जो कॉमन नेम्स हैं वो बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। पहले तो रीज़न क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक एरिया के अंदर नहीं मिलते, यानी अब जैसे हमारा जिस एरिया में हम रहते हैं, क्या सारे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मिलेंगे, क्या लोइन उसके अंदर मिल जाएगा, टाइगर उसके अंदर मिलेगा, इसलिए कहते हैं कि एक एरिया के अंदर सभी ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही होते हैं, जिनको कॉमन नेम भी नहीं मिलते। मतलब बहुत सारे ऐसे, किसी एक एरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको एक नेम नहीं दिया जाता है, इन नेम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और कई बार क्या होता है कि जो कॉमन नेम है इनका इनकरेक्ट मीनिंग भी होता है, मतलब कई ऐसे कॉमन नेम है जो जिनका नेम जो है अगर हम उसका मीनिंग निकालें तो वो इनकरेक्ट है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सिल्वर फिश। जो सिल्वर फिश है ये बुक्स के अंदर मिलती है, कहाँ पर मिलेगी, बुक्स के अंदर मिलेगी। अब देखो नाम आ गया फिश, फिश आ गया, फिश एक्वेटिक होगी, लेकिन सिल्वर फिश क्या है, बुक्स के अंदर मिलती है और ये इसके अंदर फिश की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं। और ये साइंटिस्ट के अंदर कम्युनिकेशन के लिए भी यूज नहीं किए जाते। और कई बार कहता है एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नेम होते हैं, जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको हम कोई किसी नाम से बुला रहा, कोई किसी नाम से, तो उसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि मान लो इंडिया के अंदर उस ऑर्गेनिज्म का दूसरा एक नाम है और किसी बाहर फॉरेन कंट्री में उस ऑर्गेनिज्म का कोई दूसरा नाम है, तो यानी या फिर एक ऑर्गेनिज्म का एक नेम जो है वो अपोज कर सकता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। साइंटिफिक, अब हम दूसरे टाइप के नेम्स की बात करते हैं, दैट इज साइंटिफिक। साइंटिफिक नेम क्या है, ये वो नेम होते हैं जो साइंटिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं, बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं, और ये सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक नेम होता है। आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओगे तो उस ऑर्गेनिज्म का वो नेम चेंज नहीं होता है। ये जो सिस्टम ऑर्गेनिज्म को एक डिस्टिंक्ट, एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करेगा उसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो डेवलप किया गया था लिनस के द्वारा। इसको डेवलप जो है वो किया था कार्लस लिनस ने। और इसमें क्या होता है, हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको एप्रोप्रिएट और डिस्टिंक्ट नेम देते हैं, और उस नेम के अंदर दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है जेनेरिक एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक। जेनेरिक जो है वो स्पीसीज के जीनस से रिलेटेड होता है और स्पेसिफिक जो है वो स्पीसीज से रिलेटेड होता है। लेकिन कई बार केसेस में इन दो वर्ड्स के अलावा एक तीसरा वर्ड भी होता है, और वो वर्ड जो है वो किसको रिलेट करता है, वैरायटी को रिलेट करता है। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर के 5 कोड्स की, यानी बॉटनी के लिए, प्लांट्स के लिए अलग कोड होगा, एनिमल्स के लिए अलग कोड होगा। तो सबसे पहले है ICBN, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी ये सिर्फ किसको देगी, प्लांट्स को देगी। इसमें किसको नेम दिए जाएंगे, प्लांट्स को। ICZN ये क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी ये सिर्फ किसको देगी, एनिमल्स को। इसके बाद है ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल का मतलब ये किसको नाम दे रही है, वायरसेस को नेम प्रोवाइड कर रही हैं। ICBACN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल, यानी ये किसको नाम प्रोवाइड करेगी, बैक्टीरिया को नाम प्रोवाइड करेगी। लास्ट वन है ICNCP, इसमें क्या है, यह है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है।